हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम टू कॉस्मोस क्लासेस। दिस इज अभय खेड़िया। मैं सभी बच्चों का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूँ। मेरी तरफ से बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। चलिए बच्चों, आज के सेशन को हम शुरुआत कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं अभी स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोला जाता है, जो कि आपके 12th स्टैंडर्ड का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप बोलेंगे सर हमारे एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर नहीं है। यस, ये आपकी टॉपिक आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट ये वो टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक से आपके चैप्टर में आ जाएगा। बट अगर मैं वहां पे इस टॉपिक को पढ़ाने बैठूंगा तो उस चैप्टर का इंपॉर्टेंस दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जहां पे हम रिएक्शन मैकेनिज्म में फोकस करेंगे, बट वहां पे पहले आपको स्टीरियो केमिस्ट्री वहां पे सीखनी पड़ेगी। तो बेसिकली इट इज अ सब टॉपिक ऑफ ऑल द टॉपिक। सभी टॉपिक्स में कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बहुत यूज किया गया है, और ये टॉपिक अगर आपका वीक रह गया तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है ना, ये चैप्टर उसकी बेसिक्स है, जान है। तो प्लीज सही बच्चे इस चैप्टर में पूरे वीडियोस को बहुत शानदार तरीके से रेफर करेंगे, अच्छे नोट्स बनाएंगे एंड प्रैक्टिस बहुत जम के करेंगे। ठीक है ना, और जितने जल्द हो चुके ये चैप्टर को कंप्लीट कर दें, बिकॉज आपको ऑर्गेनिक के फर्दर चैप्टर्स को अगर समझना है तो यह चैप्टर आपका बहुत अच्छे से पहले से तैयार होना चाहिए। चलिए बिना वक्त का जाया करें, आज के सेशन को हम शुरुआत कर रहे हैं। हम पढ़े स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड टुडे वी आर ऑन द लेक्चर नंबर 6। अब मैं आप लोगों को बताऊं भैया, तक लास्ट टॉपिक तक हम पढ़े क्या है। अभी तक की 5 सेशंस में हमने क्या क्या कवर कर लिया, पहले के 5 मिनट मैं आप लोगों के कंज्यूम करूंगा। ठीक है ना, मैं आज का सेशन डायरेक्टली टॉपिक से स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले आपके 5 मिनट लूंगा, और ये वीडियो को हम शॉर्ट रखेंगे बिकॉज इस वीडियो में हमको ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। आज मैं आपको बता दूं, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर। तो पहली बात आप लोग ये बताएं, ई जेड नॉमेनक्लेचर हम कब यूज करते हैं। दिस ऑल थ्री नॉमेनक्लेचर आर यूज्ड फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये सभी के सभी ये नॉमेनक्लेचर कहाँ यूज करते हैं हम, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। दो आइसोमर्स को हम नाम देने के लिए वी बेसिकली यूज दिस 3 टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, जिसमें सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर बहुत बेसिक होता है। किसी भी हिंडर्ड रोटेशन के बीच में जो हिंडर्ड रोटेशन है, जिसको स्टीरियो सेंटर बोलते हैं, इफ द स्टीरियो सेंटर में दोनों सेंटर में अगर एक भी ग्रुप कॉमन है तो उस ग्रुप के रेस्पेक्ट में आप सिस ट्रांस को डिफाइन करते हैं कि इफ द आइडेंटिकल ग्रुप लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द पाई बॉन्ड देन इट इज कॉल्ड सिस फॉर्म, और पाई बॉन्ड के अपोजिट साइड उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना, लास्ट क्लास में वी हैव डन दिस। हमने ईजेड नॉमेनक्लेचर के पूरे रूल्स को मस्त शानदार तरीके से मक्खन की तरह रेफर किया था। जिन बच्चों को अभी भी इस टॉपिक में डाउट है, प्लीज रेफर लेक्चर नंबर 5, बहुत अच्छे से अपन ने कवर किया था। तो प्लीज डू रेफर लेक्चर नंबर 5, जिसका लिंक आपको उस पर वीडियो की तरफ दिख जाएगा। ठीक है ना, तो मैं आपको अगर बताऊं तो इसको थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। ठीक है ना, आज का मेरा मुद्दा आपको ई एन जेड नॉमेनक्लेचर और C90 नॉमेनक्लेचर खत्म करने का है। ठीक है ना, तो मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। ईजेड नॉमेनक्लेचर हम तब यूज करते हैं जहां पे हम सिस ट्रांस या C90 नॉमेनक्लेचर का यूज ना कर पाए। कब? इट इज अ जनरलाइज्ड नॉमेनक्लेचर, कि जब आपके उस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अराउंड कोई भी ग्रुप आइडेंटिकल ना हो जिसके बेसिस में आप सिस ट्रांस डिफाइन कर सकें, तब वहां पे आप क्या यूज करेंगे, ईजेड नॉमेनक्लेचर। इनफैक्ट अब सुनना, इनफैक्ट जिन फॉर्म्स को आप सिस ट्रांस बोलते हो, आप उनके लिए भी ईजेड नॉमेनक्लेचर यूज कर सकते हैं, आप उसके लिए भी ईजेड नॉमेनक्लेचर निकाल सकते हैं, बट जनरली हम यूज नहीं करते। भाई हमारी कन्वीनियंस है कि हम सिस ट्रांस यूज कर पा रहे हो, ठीक, नहीं कर पाते तो हम ईजेड यूज करते हैं। हम ईजेड कब यूज करते हैं, जब हमको एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अराउंड, जिसको हम स्टीरियो सेंटर बोलते हैं, उसके अराउंड हमको एक भी ग्रुप आइडेंटिकल ना मिले, तो वहां पे हम सिस ट्रांस का यूज ही नहीं कर पाते, या फिर एक भी लोन पेयर नहीं मिले तो हम C90 का यूज नहीं कर पाते। तब हम यूज करते हैं बेसिकली ईजेड नॉमेनक्लेचर, वेयर E stands for antigen, Z stands for Zussman, which means E stands for opposite, Z stands for same side। कंसेप्ट ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है बच्चों। सो जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज मेक श्योर आप लेक्चर नंबर 5 को देखें। मैं रिवीजन करा रहा हूँ, मेरी आदत है स्टार्टिंग के 5 मिनट रिवीजन कराना, तो ये मेरी आदत है कि मैं जितनी बार मैं मान के चलता हूँ कि हर बार जब मैं चीज़ों को समझाता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ नए वर्ड्स या नई तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। तो लास्ट क्लास में समझाया हूँ, बट अगर थोड़ा सा 5 मिनट आप और सुन लेंगे तो आई थिंक आपकी चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है ना, तो भाई ये रहा हमारा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इस रोटेशन के अराउंड आपने देखा कि सर दोनों तरफ एक भी ग्रुप्स आइडेंटिकल नहीं है, तो यहाँ पे हम सिस ट्रांस यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे फंडा क्या है, ईजेड नॉमेनक्लेचर फंडा क्या बोलता है कि भाई तुम्हारे जो स्टीरियो सेंटर्स हैं उसके अराउंड जो ग्रुप्स हैं, भाई लेट्स से इस सेंटर के अराउंड ये सेंटर में ये ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप्स में आप ए और बी की प्रायोरिटी डिसाइड करो कि कौन किसकी प्रायोरिटी हाई है, किसकी प्रायोरिटी लो है। जिसकी प्रायोरिटी हाई है इसको 1 दे दो, जिसकी प्रायोरिटी लो है इसको 2 दे दो। यही सेम चीज आप उसके अपोजिट दूसरे साइड के ग्रुप्स के लिए भी करिए। वहां पे डी और ई है, 2 ग्रुप्स है,
दोनों ग्रुप्स में आप डिसाइड करो कि किसकी प्रायोरिटी हाई है, किसकी प्रायोरिटी लो है। जिसकी प्रायोरिटी हाई है इसको 1 दे दीजिए, जिसकी प्रायोरिटी लो है इसको 2 दे दीजिए, ठीक है। फिर एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं भाई, लेट से कि लेट से ए और बी में लेट से ए की प्रायोरिटी हाई है, मैंने ए को हाई प्रायोरिटी मान लिया। डी और ई में लेट से डी की प्रायोरिटी हाई है। तो अगर आपके दोनों हाई प्रायोरिटी वाले जिसको आपने 1 दिया है, इफ दे आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ पाई बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड के सेम साइड हैं, तब आप उसको बोलेंगे इट इज अ जेड फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं? जेड फॉर्म। सिमिलरली उसी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अराउंड दोनों ग्रुप्स में जो हमारे टॉप प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, इफ दे लाइज ऑन द अपोजिट साइड, जो 1-1 कैटेगरी वाले ग्रुप्स हैं, जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, इफ दे आर लाइंग ऑन द अपोजिट साइड, तब उसको हम क्या बोलेंगे? ई फॉर्म, दैट इज अपोजिट। प्रॉब्लम ये आती है कि सही प्रायोरिटी हम डिसाइड कैसे कर सकते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में बेहद प्रैक्टिस करी, मस्त वाला वीडियो है, प्लीज आप लोग रेफर जरूर करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ बट अल्टीमेटली मैंने बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करी है। ये सेम कंसेप्ट आपका रिंग्स के लिए एप्लीकेबल है, बिकॉज रिंग्स में आपके ग्रुप्स को आप कैसे दिखाते हैं कि ग्रुप सेम साइड है कि अपोजिट साइड है। भाई ग्रुप्स में आपको कैसे पता चलेगा रिंग में ग्रुप सेम साइड है अपोजिट साइड है? वहाँ पे से स्टांस नहीं दिखा सकते, तो वहाँ बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। तो वहाँ पे अगर दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स इफ दे लाइज ऑन दी सेम साइड, दोनों वेज में है या दोनों डैश में है, तब उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? तब उसको हम बोलेंगे जेड फॉर्म। सिमिलरली अगर दोनों प्रायोरिटी ग्रुप्स लेट से इस कार्बन के अराउंड जो प्रायोरिटी ग्रुप है वो 1 वेज में है और ये उसके अराउंड जो प्रायोरिटी ग्रुप है वो डैश में अपोजिट साइड है, देन इट इज नोन एज ई फॉर्म, एंटीजन फॉर्म, अपोजिट फॉर्म, ठीक है ना। सो रिंग्स के केस में मैंने आपको समझाया था जब मैं आपको स्टीरियोआइसोमर्स पढ़ा रहा था भाई, कि वहां पे आप कौन से सिस ट्रांस को दिखाने के लिए बेसिकली यूज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेज डैश, क्योंकि रिंग में अगर रिंग के हर एक कार्बन क्या है आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, विच मीन्स दे आर टेट्राहेड्रल, उनकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल, जिसमें 2 बॉन्ड्स आपके प्लेन में हैं। तो बेसिकली 2 बॉन्ड्स प्लेन के, एक प्लेन के ऊपर है और प्लेन के नीचे की तरफ है, अंदर की तरफ है। बट अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा तो क्या आपको फील हो रहा है कि कौन सा बॉन्ड प्लेन के ऊपर, कौन सा बॉन्ड प्लेन के अंदर? तो वहीं पे और उसी ग्रुप्स के रेस्पेक्ट में हम सिस ट्रांस को डिफाइन करते हैं। तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? कुछ वेज डैश की मदद से, ठीक है ना। ये रूल्स थे, एक बार रूल्स को रिवाइज करा देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। फिर मैं आपको आज जो मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे आपके ईजेड नॉमेनक्लेचर, इसको डिस्कस करूंगा, सिन एंटी को कंप्लीट करूंगा, फिर लेक्चर को नहीं, इस पर्टिकुलर कैटेगरी को यहाँ क्लोज करेंगे। उसके बाद एक ही टॉपिक बचेगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, दैट इज नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का यूज करना, फॉर्मूला यूज करना, वो सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में, जो कि आज ही अपलोड करेंगे, ठीक है ना। सो द रूल नंबर 1 ने क्या बोला था आपको कि द प्रायोरिटी ऑफ द इंटायर ग्रुप, उस इंटायर ग्रुप की प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू जीआई सेंटर। उस जीआई सेंटर से पूरे ग्रुप में, पूरे ग्रुप की प्रायोरिटी कौन डिसाइड करेगा? उस ग्रुप का कौन सा एटम जो हमारे जीआई सेंटर से डायरेक्टली बॉन्डेड है, उस एटम का एटॉमिक नंबर डिसाइड करेगा कि वही जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। तो प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रायोरिटी ऑर्डर। सर की हैंडराइटिंग क्लियर नहीं में कई बच्चे बोले, बट मैं इसको थोड़ा सा साफ लिखने की कोशिश करता हूँ। प्रायोरिटी ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, whose atomic number the first element which is directly bonded to GI center। लेकिन अगर GI फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया तब हम क्या करेंगे सर? इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज सेम, इफ द फर्स्ट एटम इज सेम, देन यू गो फॉर द सेकंड एटम, सेकंड एटम सेम, देन यू गो फॉर द थर्ड एटम। जनरली सेकंड एटम में काम हमारा तमाम हो जाता है, मैंने सेकंड एटम में डिसाइड हो जाता है। थर्ड एटम पे कुछ ही क्वेश्चन है जो आपको करने रहते हैं, ध्यान देने रहते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली सेकंड एटम में आपका काम हो जाता है। सेकंड एटम इन द सेंस मीन्स अगर सेकंड के एटम भी सेम है बट कहीं ना कहीं उस एटम से जुड़े हुए ग्रुप डिफरेंट होते हैं। चलो आपको एग्जांपल से समझाने की दोबारा कोशिश करूंगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम सर सेकंड एटम की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल सर फर्स्ट एटम कार्बन है, तो एक कार्बन का एक बॉन्ड तो नो डाउट सर आपका जीआई सेंटर से जुड़ा हुआ है, बट कार्बन वहां पे आके जाके 3 बॉन्ड्स बनाएगा, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। सो कार्बन की वैलेंसी अगर 4 है तो कार्बन आगे जाके 3 बॉन्ड और बनाने वाला है, बिकॉज एक बॉन्ड तो बना रखा है इसने जीआई सेंटर से, 3 बॉन्ड और बनाएगा। तो हम सेकंड एटम में कौन सा एटम देखेंगे? सेकंड लेट से कार्बन से एक H जुड़ा है, एक OH जुड़ा है, एक लेट से NH2 जुड़ा है, तो उस कार्बन का कौन सा एटम हम देखें कि आप सेकंड एटम चेक, तो सेकंड एटम कौन से एटम का एटॉमिक नंबर हम चेक करेंगे, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, किसका एटॉमिक नंबर कम। उसका तरीका मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी आपके सेकंड एटम्स है उन सभी सेकंड एटम्स को आप सेट्स में लिखो, आप ऐसे ब्रैकेट्स में डालो, प्रैक्टिस के लिए आप ब्रैकेट्स में डालो, लेट से कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये है, और ऐसे करके
उसी जीआई सेंटर से एक और सेट बनेगा आपका। भाई इस जीआई सेंटर एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा, इसके 3 एटम्स बनेंगे फर्दर वाले, इसके 3 एटम्स बनेंगे फर्दर वाले, तो इसका भी सेकंड सेट बनेगा लेट्स से ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेट्स से हाइड्रोजन। आप इन दोनों सेट में से देखो, तरीका है बच्चों, अल्टीमेटली आप गलत ना करो, बिकॉज मैं आपको बताया हूं भाई, कई बार ऐसा होता है कि ये ग्रुप देख के बल्कि लगता है बट अल्टीमेटली उसकी प्रायोरिटी लो होती है, तो कई बार हम देखने में भावनाओं में गलत कर जाते हैं सवाल, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको छोटी छोटी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में कवर किया है बट स्टिल मैं आपको दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, तो थोड़ा सा और अच्छे से डेप्थ में चले जाऊँ। तो सेकेंड सेट में आप क्या करेंगे, जो आपका सबसे आपने सेट बनाया, अब इसमें से जो आइटम आपका सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का है उसको आपने भेजा लड़ने के लिए, सामने से उसने भी आउट और लड़ने को भेजा। अगर ये आइटम सेम देन यू गो फॉर द सेकंड हाईएस्ट आइटम। ऐसे करके आप कंपेयर करते रहेंगे जब तक आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही मिला, और जैसे डिफरेंस मिल गया आपको समझ में आ जाएगा आपकी प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है ना। ये हमारा सेकंड रूल था। थर्ड रूल बेहद इंपॉर्टेंट है, जहाँ प्रैक्टिस आपको लगती है, सॉरी सेकंड, एक रूल आई थिंक मैं भूल गया, यहाँ पे एक रूल मिस हो गया ना, सो आई थिंक दिस इज रूल नंबर 4। ये कॉपी पेस्ट के चक्कर में ये रूल नंबर 4 है, ये रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 3 मिस हो गया है। ये रूल है आपका मल्टीपल बॉन्ड्स का, ठीक है ना। ये नोट्स में ऑलरेडी है आप लोगों के लास्ट लेक्चर के, उसको मैं जब अपलोड करूंगा तो नो डाउट इस पॉइंट को इंक्लूड करूंगा। रूल नंबर 3 आपका मल्टीपल बॉन्ड्स का है। इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, इफ द फर्स्ट एटम इज सेम, if the first atom is same and that particular atom is bonded, doubly bonded है, triply bonded है, then in that case the double bond या triple bond is treated as equivalent to symbol number of is treated as equivalent to same number of single covalent bond with the same atom। ये रूल है, इसका प्रैक्टिस मैंने लास्ट क्लास में कराया है, तो प्लीज सही बच्चे इन रूल्स के थ्रू से मेथड प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दोबारा करा दूं, ये लास्ट क्लास में कराया हुआ है बट एक बार दोबारा करा दूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिससे इस सेशन को हम शुरुआत करें तो आपको चीज़ समझ में आए। तो इट इज सी ट्रिपली बॉन्डेड टू एन, और ये ग्रुप तो एक्सपैंडेड फॉर्म में है। इसका भी फर्स्ट एटम क्या है भाई, इसका फर्स्ट एटम क्या है आपका, कार्बन। इसका भी फर्स्ट एटम क्या हो गया आपका, कार्बन। क्या उस एटम से आप डिसाइड कर पाए क्या, नहीं। देन यू गो फॉर द लुकिंग फॉर द सेकंड एटम। अब सेकंड एटम लुक करने जाएंगे, बेटा आपको यहाँ पे दिखेगा नाइट्रोजन, तो बेटा आप नाइट्रोजन नहीं देखेंगे, बस यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन से ट्रिपली बॉन्डेड है, इसको इसका आप इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसका आप इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, देखो लास्ट क्लास में हमने यही प्रैक्टिस किया था। क्या पॉइंट बोलता है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, द मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू सेम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विद द सेम एटम। इट मींस कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड टू नाइट्रोजन है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि कार्बन से 3 नाइट्रोजन जुड़े हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्डेड से। तो कार्बन यहाँ पे ट्रिपली बॉन्डेड टू नाइट्रोजन है, तो हम क्या बोलेंगे, सर इस कार्बन से 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ। ये मैं आपको रूल, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो प्लीज आप लास्ट लेक्चर को रेफर जरूर करेंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस मैं आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आगे क्या बात हुई सर, रूल क्या कहता है, इफ द एटम इज बॉन्डेड टू अ ट्रिपली बॉन्डेड और डबली बॉन्डेड, देन दैट एटम इज बॉन्डेड टू सेम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। तो भाई ये नाइट्रोजन भी 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इन 3 नाइट्रोजन में से एक नाइट्रोजन है जो कि ओरिजिनल नाइट्रोजन है, तो ये वाला, मान लीजिए वो नाइट्रोजन ये है, मान लीजिए वो नाइट्रोजन ये है, तो ये नाइट्रोजन क्या बोलेगा, सर आई एम ऑल्सो बॉन्डेड टू 3 कार्बन, मैं भी तो ट्रिपली बॉन्डेड टू कार्बन था, तो मेरे को भी आप 3 कार्बन से जोड़ो। ये वो चीज, ये नाइट्रोजन नहीं बोलेगा बेटा, ये तो आपने ऑलरेडी ऐसे फैंटम नाइट्रोजन लगाया है, बट ये नाइट्रोजन वो है जो ओरिजिनली नाइट्रोजन था। तो दिस नाइट्रोजन इज ऑल्सो ट्रिपली बॉन्डेड टू कार्बन, तो ये कार्बन, ये नाइट्रोजन भी 3 कार्बन से जुड़ेगा, तो इस नाइट्रोजन से भी आप 3 फर्दर कार्बन को निकालेंगे। भाई एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, 2 कार्बन, एक कार्बन ऑलरेडी निकला हुआ है। अब ये स्ट्रक्चर मेरा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, सेटिस्फाई रेस्ट वैलेंसीज बाय रेस्ट ऑफ द वैलेंसी सेटिस्फाई हाइड्रोजन। तो यहाँ पे NH2 बन जाएगा, ये NH2 बन जाएगा, ये CH3 बन जाएगा, ये CH3। ये इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, एंड आई वांट एवरीवन कि आप इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस जरूर करेंगे, चाहे बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप छोटी छोटी गलतियां नहीं करना चाहते तो आई वांट एवरीवन, जैसे भी जितने भी ग्रुप्स हैं, जो आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कॉमन है, C ट्रिपली बॉन्डेड टू N, CHO, COH, सभी ग्रुप्स के आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, जहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, सभी ग्रुप्स के आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, खासकर वो ग्रुप जिनका फर्स्ट एटम कार्बन है। बाकी सब ग्रुप्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज उस केस में हो सकता है डायरेक्टली आपका डिसाइड हो जाए, खासकर वो ग्रुप जिनका फर्स्ट कार्बन एटम क्या है, कार्बन है, ठीक है ना। अब इसके आप सेकेंड एटम के सेट्स लिखेंगे, तो इसके सेकेंड एटम के सेट्स क्या है सर, नाइट्रोजन है, इसका नाइट्रोजन है, इसका भी नाइट्रोजन है। इसके भी सेकेंड एटम के सेट्स क्या हैं सर, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। क्या सेकेंड एटम से भी डिसाइड कर पाए क्या आप, नहीं।
भाई इसके सेकंड आइटम्स कौन कौन से? फर्स्ट सेकंड आइटम, सेकंड आइटम, सेकंड आइटम, सेकंड आइटम, सेकंड आइटम, सेकंड आइटम, खत्म। खत्म हो गए सर, हम तो परेशान हो जाएंगे सर। देखो अब इसको थोड़ा सा और अच्छा, अब आप जाओगे थर्ड आइटम की तरफ। थर्ड आइटम की तरफ जाओगे तो आप क्या बोलोगे सर? इसमें तो दोनों तरफ NMe2 Me2 Me2 ग्रुप्स लगे हैं, यहाँ भी NMe2 ग्रुप लगा हो बेटा। तो बट आप बोलोगे सर एक कार्बन पे तो इतना पार्ट आप बोलोगे। अब आप देखो कितना पार्ट आपका कॉमन है, आप देख लो। अब थर्ड आइटम आपको ऐसे दिख जाएगा। अब बस कॉमन निकालो, आप बोलोगे इतना पार्ट और इतना पार्ट कॉमन है सर। इनफैक्ट ये नाइट्रोजन में इंक्लूड कर लूँ, ये नाइट्रोजन में इंक्लूड कर लूँ, और ये नाइट्रोजन इंक्लूड कर लूँ। वहाँ पे लगा Me2, यहाँ पे लगा हाइड्रोजन। ऑब्वियस सर Me2 में कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाना बहुत अच्छे से आ गया? सिमिलरली अगर कई बार आपके ऐसे रिंग्स जुड़े हों, साइक्लोहेक्सेन्स जुड़े हों, यहाँ पे भी इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाना होता है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना के ऐसा कोई रूल नहीं है, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं आपको उसको हैंडल करने का। वन ऑफ द टेक्निक्स मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पे लेट से एक कार्बन से GI सेंटर से एक ऐसा रिंग जुड़ा हुआ है, दूसरे GI सेंटर से ये वाली रिंग जुड़ी हुई है, तब किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, किसकी प्रायोरिटी कम, ये आपको डिसाइड करना है। तो पहले अब मैं आपको इसका एक्सपेंशन सिखाता हूँ, इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे और कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। लेट से मैं इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ पहले, ठीक है ना। इसका मैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखना कैसे बनाऊंगा बच्चों, प्लीज़ देखो अच्छे से। भाई आप वो जो कार्बन है, ये कार्बन है, ये बोलेगा भाई मेरे पास भी इस कार्बन से फर्दर दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये ऑलरेडी ये एक GI सेंटर से जुड़ा हुआ ग्रुप है, उस GI सेंटर से जुड़ा हुआ जो ग्रुप है उस पर जो कार्बन है, समझ में आ रहा है ना, उस पर जो कार्बन है वो कार्बन में फर्दर दो ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो आप बस क्या करो, उस कार्बन के दो ग्रुप्स बना दो। देखो कैसे बना रहा हूँ, पहले क्लॉकवाइज चले जाओ, फिर एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ। जब मैं क्लॉकवाइज गया तो क्या बनाऊंगा, तो पहले मिला कार्बन, फिर मिला ऑक्सीजन, फिर मिला कार्बन, फिर वापस आके इस कार्बन पे आप रुक जाओगे तो रुक गया अपन। देखो पहले मिला, सॉरी यहाँ से स्टार्ट किया अपन ने, पहले मिला कार्बन, पहले मिला कार्बन, फिर मिला ऑक्सीजन, फिर मिला कार्बन, फिर वापस सेम कार्बन में आ गए, तो मीन्स वापस आप यहाँ आ गए। सिमिलरली जब एंटी क्लॉकवाइज हो, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आप क्या बोलोगे, सर पहले मिला कार्बन, फिर मिला ऑक्सीजन, फिर मिला कार्बन। ये आपके इस स्ट्रक्चर का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। अब आप इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाओ, इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलो बनाओ। तो यहाँ से स्टार्ट किया, थोड़ा कोशिश करना ऊपर नीचे बनाओ, कंपेयर करना आसान रहता है। मैं पहले क्लॉकवाइज आ रहा हूँ, मैं क्लॉकवाइज आ रहा हूँ पहले, ठीक है। देखो बच्चों कैसे जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फर्स्ट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आ रहा हूँ। तो देखो क्या मिला, पहले मिला कार्बन, फिर दूसरा मिला कार्बन, फिर मिला ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे आगे वापस मिला कार्बन, फिर मिला कार्बन, ऐसा ही है। देखो वापस कैसे मिला, ये कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन 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 ऑक्सीजन कार्बन कार्बन। सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो भी सेम हुलिया मिल रहा है पूरा, बना दो सर आप, तो थोड़ा अपन एंटी क्लॉकवाइज का तो भी यही मिला, कार्बन कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन। अब समझो, अब फर्स्ट वाले एटम से, फर्स्ट वाले ग्रुप से, भाई ये मेरा फर्स्ट ग्रुप है, ये मेरा सेकंड ग्रुप है, ये मेरा फर्स्ट ग्रुप का एक्सपेंशन है, मेरा सेकंड ग्रुप का एक्सपेंशन है। अब देखो बच्चों कंपेयर कैसे करना, बस थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों पे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है कुछ। यहाँ देखो आपके सर फर्स्ट वाले ग्रुप के दोनों आइटम्स क्या हैं, कार्बन। इसमें भी फर्स्ट वाले आइटम के दोनों ग्रुप्स क्या हैं, कार्बन। डिसाइड हो पाया क्या? नहीं, मेरे ख्याल से आपका कलर चुप जा रहा है, मैं कोई नया कलर लेता हूँ हल्का सा कोई। नहीं डिसाइड हो पाया ना, यू गो फॉर द सेकंड आइटम्स। इसके दोनों आइटम सेकंड कौन से हैं, ऑक्सीजन। इसके दोनों आइटम्स कौन से सेकंड, कार्बन। डिसाइड हो गया, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, ऑक्सीजन का ज्यादा सर। अल्टीमेटली आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल गया, प्रायोरिटी इसकी ज्यादा। सर कुछ ऐसा नहीं होता, कुछ और होता सर, एक ऑक्सीजन एक कार्बन होता तो भी इसी की प्रायोरिटी ज्यादा होती, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन होता तो भी इसी की प्रायोरिटी ज्यादा होती। अगर यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन एक कार्बन होता तो हम इसको भी छोड़कर हम नेक्स्ट आइटम की तरफ जाते। अब यहाँ पे आप जब सेकंड आइटम देखें, सेकंड आइटम देखने भी आपके पास दो दो आइटम, बस आपको साथ में सेकंड आइटम इज कंसिडर टू बी टू आइटम्स। सेकंड सेट आइटम्स में भी आपके पास दो दो आइटम्स है देखने को। यहाँ पे दोनों आइटम्स ऑक्सीजन है, पे दोनों आइटम्स कार्बन है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसको देंगे। यहीं पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया, क्लियर है। अब इसको शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा अभी आप लोगों के लिए।
एक और एग्जांपल करो, एक और एग्जांपल करो बेटा। आप देखो इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। इस कार्बन से पहले मैं क्लॉकवाइज गया तो पहले मिला मेरे को ऑक्सीजन, फिर मिला कार्बन, फिर मिला कार्बन। इसी कार्बन से एंटी क्लॉकवाइज गया तो मेरे को पहले मिला कार्बन, फिर मिला कार्बन, फिर मिला ऑक्सीजन। देखिए क्लॉकवाइज गया तो पहले ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, और इस कार्बन से एंटी क्लॉकवाइज गया तो कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन। अब इसको जाओ, ठीक है ना, पहले क्लॉकवाइज चलते हैं। कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, एंटी क्लॉकवाइज गया तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। अब दो दो के जोड़े में एटम्स कंपेयर होंगे, दो दो के जोड़े में। इसका पहला सेट ऑफ एटम्स है ऑक्सीजन कार्बन, इसका पहला सेट ऑफ एटम्स है कार्बन कार्बन। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? कौन सा सेट है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? सर इसका ज्यादा। बस पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया, हमारा आईटी प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड हो गया। सर ये है हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो बेटा मैं आपको एक्सपेंशन सिखा सकता हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी है। एक नहीं तो कम से कम आपको 5-6 क्वेश्चन की मिनिमम प्रैक्टिस करनी, खुद ट्राई करना है बना के। गलती करोगे फंसोगे, दोबारा लेक्चर को देखो, फिर समझो, फिर स्टार्ट करो। बट प्लीज डू इट बाय योरसेल्फ। प्रैक्टिस आप खुद करें, देख के ना समझ में नहीं आता बेटा। मैं भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना तो ऐसा लगा हाँ तो बहुत ईजी है, बट फिर मैं जब उसको पढ़ने के बाद खुद प्रैक्टिस किया तो मैं कंफ्यूज हो गया। तो प्लीज एक बार आप लोग जरूर ट्राई करें खुद। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका एक्सपेंशन करते हैं। चलो भाई इसका एक्सपेंशन करो। तो पहले क्लॉकवाइज गया तो कौन कौन मिला? सर कार्बन मिला, ऑक्सीजन मिला, कार्बन मिला, खत्म हो गया। एंटी क्लॉकवाइज गया तो कार्बन मिला, ऑक्सीजन मिला, कार्बन मिला। ये इसका एक्सपेंशन। इसका इक्विवेलेंट बनाओ। ऑक्सीजन मिला, कार्बन मिला, कार्बन मिला, कार्बन मिला, कार्बन मिला, यही हाल है। एंटी क्लॉकवाइज गया तो कार्बन मिला, कार्बन 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 ऑक्सीजन। देखो मैं इसका एक्सपेंशन लिखा हूं। पहले क्लॉकवाइज गया तो ऑक्सीजन कार्बन 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 कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन 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 कार्बन। एंटी क्लॉकवाइज गया तो कार्बन 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 ऑक्सीजन, कार्बन 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 ऑक्सीजन। अब दो दो एटम्स के कॉमन कंपैरिजन होंगे। इसमें कार्बन कार्बन दिखेगा नहीं, इसमें कार्बन कार्बन, इसमें ऑक्सीजन कार्बन, बस हो गया खत्म। किसका ग्रुप का किस पर्टिकुलर पार्ट का एटॉमिक नंबर ज्यादा है? तो सेकंड केस का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो एनालिगस है, सर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। क्लियर है? क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, 12th। आई थिंक आपको दिख गया होगा सर कि सर इसमें वैसे दिख गया होगा आपको, ऑटोमेटिक दिखने लग जाता है। सर इसमें दोनों सेकंड एटम्स का ऑक्सीजन है, इसमें एक सेकंड एटम ऑक्सीजन एक कार्बन है। बना के देखो, एक्सपेंशन करके देखो। इसका सेकंड एटम बनाओगे तो सर आप लिखोगे ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, नीचे से भी जाओगे तो ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन। इसका एक्सपेंशन क्या लिखोगे आप? ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, और यहाँ से लिखोगे कार्बन कार्बन ऑक्सीजन। आपका देखो ऑर्डर यहीं से डिसाइड हो गया ना। यहाँ पे सर आपका दोनों ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक कार्बन है, दोनों ऑक्सीजन है तो ऊपर वाले की प्रायोरिटी हो गई ज़्यादा। समझ में आया क्या? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, मन नहीं मानता है दिल मांगे मोर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। सारे के सारे कार्बन दिख रहे हैं सर, यहाँ पे क्या करें अपन? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे कैसे करें सर अपन? ठीक है ना, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा चीज़ों को फंस जाएंगे। अगर अपन जिस तरीके से अपने रूल्स को फॉलो किया तो यहाँ पे आप थोड़ा फंस जाएंगे। यहाँ पे आप करेंगे तो इसका एक्सपेंशन बनेंगे तो क्या बनाएंगे आप? देखिए बनाओ, कार्बन कार्बन कार्बन, नीचे से भी गए तो कार्बन कार्बन कार्बन। इसका एक्सपेंशन किया तो आप क्या बनाएंगे बच्चे? तो कार्बन 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 कार्बन, यहाँ से भी कार्बन 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 कार्बन। कुछ ऐसा बन रहा है। आप कंपेयर करते जाएंगे, आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं मिला। आपने यहाँ कंपेयर किया नहीं मिला, आपने यहाँ कंपेयर किया नहीं मिला, आपने यहाँ कंपेयर किया नहीं मिला। ऐसे केस में जहाँ आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट ही नहीं हो पाया तो मैं आपको बता दूं भाई, इसमें प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? यहाँ पे प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है। अब इसका रीज़न समझो, इसका रीज़न ऐसा क्यों हुआ सर? देख के तो लगा था बड़ी रिंग की प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होगी। देखिए बेटा भावनाओं में जाओगे तो ऑब्वियस आप बड़ी रिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, बट एक्चुअली द रिंग करेक्ट आंसर इज द स्मॉलर रिंग। स्मॉलर वन रिंग की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बिगर रिंग। का रीज़न ये है बिकॉज जब आप, अब इसको आप थोड़ा अलग तरीके से सोचने की कोशिश करो, अलग डायरेक्शन में सोचोगे आप, तो आप कैसे सोचोगे? सर इस रिंग में अगर मैं जाऊँ, इस कार्बन में ग्रुप्स देखूँ तो इस कार्बन में ग्रुप्स क्या है सर? पहले 2 डिग्री का कार्बन, 2 डिग्री का कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, फिर आगे 3 डिग्री कार्बन। एक कंप्लीट रोटेशन मारा तो इसमें मेरे को सर 3 डिग्री कार्बन मेरे को मिल गया। कब?
चौथे पोजीशन पे। चौथे पोजीशन में मेरे को क्या मिला, 3D कार्बन, जिसमें 3D कार्बन मीन्स वो कैसा कार्बन है जिस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। इसमें आप जाओगे तो पहले आपको मिला 2D कार्बन, दूसरा मिला आपको 2D कार्बन, तीसरा मिला आपको 2D कार्बन, चौथा भी आपको 2D, पांचवा जाके आपको 3D कार्बन मिला। तो बेटा अब अल्टीमेटली एक्चुअल तरीका ये होता है, बट यहाँ पे कुछ तरीका गलत, बट यहाँ पे अपन इसी लॉजिक को लगाएंगे अपन कि सर यहाँ पे अगर आप छोटी रिंग में जाते हो तो छोटी रिंग में आपको 3D कार्बन पहले मिल जाता है। ना 3D कार्बन इज मोर प्रायोरिटी बिकॉज 3D कार्बन से 3 कार्बन फर्दर जुड़े हुए हैं, बाकी 2D कार्बन से 2 कार्बन फर्दर जुड़े हुए हैं। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी सर, इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे ये तरीका लगता है, तो प्लीज आप ध्यान रखें। अब इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बना के दे रहा हूँ, एक नोट लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब देखो मैं यहाँ पे एक नोट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो कि शॉर्ट ट्रिक भी बन जाएगी आप लोगों के लिए। While comparing प्रायोरिटी ऑर्डर, अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर कंपेयर कर रहे हैं बिटवीन रिंग्स एंड बोथ द रिंग्स आर आइडेंटिकल, दोनों रिंग्स क्या है आपकी, आइडेंटिकल है, सिमेट्रिकल है, चलो सिमेट्रिकल लिख देते हैं। बोथ रिंग्स आर आइडेंटिकल, सिमेट्रिकल वर्ड गलत हो जाएगा, एंड बोथ द रिंग्स आर आइडेंटिकल, दोनों रिंग्स आइडेंटिकल है, अदर देन साइज, both the rings are identical other than size, then smaller ring, छोटे वाले रिंग की smaller ring has more priority, then smaller ring has more priority, very important note, and ये नोट आपके बहुत काम का है। अब आप झटके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जहां पे आपका सिमेट्रिकल रिंग्स है, सॉरी आइडेंटिकल रिंग्स है। आइडेंटिकल मींस रिंग देखने में एक जैसी है, सिर्फ साइज छोटा मोटा है। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपन ने जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस की लड़ लगाई थी उसको देखते हैं। क्या ये दोनों रिंग्स आइडेंटिकल है? हाँ सर, एक 4 मेंबर्ड में ऑक्सीजन है सर ऑर्थो पोजीशन में, एक 6 मेंबर्ड में ऑर्थो पोजीशन में ऑक्सीजन है, दोनों रिंग्स आइडेंटिकल है। दोनों रिंग्स आइडेंटिकल है तो बताओ किसकी प्रायोरिटी ज्यादा आई? देखो छोटे वाले रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा आई है, देखिए हमारा एरो किस तरफ है, यहाँ पे दोनों रिंग्स आइडेंटिकल थी एंड द स्मॉलर रिंग हैज गॉट द मोर प्रायोरिटी, जो कि हमने कैलकुलेट करके निकाला, जो तरीके से निकाला। इसमें जाओ, क्या ये दोनों रिंग आइडेंटिकल है? नहीं। क्या ये दोनों रिंग आइडेंटिकल है? नहीं। दोनों 4 मेंबर्ड है और एक में ऑक्सीजन ऊपर, एक में ऑक्सीजन साइड में, ये दोनों रिंग, इसमें फर्स्ट पोजीशन में ऑक्सीजन, यहाँ पे टर्मिनेट पोजीशन में, आइडेंटिकल है क्या? नहीं। तो बेटा यहाँ पे आपको लॉजिकली जाना पड़ेगा, और हम गए और हमने लॉजिकली गए, हम इस एटम से दोनों एटम्स को लिखे, ऑक्सीजन कार्बन 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 लिखा अपन ने। क्या ये रिंग आइडेंटिकल है? नहीं। यहाँ पे क्या रिंग आइडेंटिकल थी? नहीं। तो बेटा यहाँ पे रूल नहीं लगेगा, और यहाँ पे बिगर रिंग हैज बिकम मोर प्रायोरिटी, जहां पे रूल लगे बस वहीं पे आप रूल लगाओ। यहाँ पे रिंग आइडेंटिकल है क्या? नहीं सर। यहाँ पे रिंग देखो बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है इस कार्बन के रेस्पेक्ट में जस्ट अपोजिट पोजीशन में, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में जस्ट अपोजिट पोजीशन में, बट यहाँ पे कार्बन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन कहाँ लगा है? यहाँ लगा है, बगल में लगा उसके। तो रिंग आइडेंटिकल नहीं हुई, साइज अलग है बट आइडेंटिकल हुई क्या? नहीं। तो यहाँ पे आपका जो रूल मैंने लिखा है शॉर्ट ट्रिक वो नहीं लगेगा। यहाँ पे प्रायोरिटी किसकी ज्यादा गई? इसकी आगे। आपने कैसे गया? लॉजिकली गए आप। यहाँ पे जाओ, अगेन द रिंग इज नॉट आइडेंटिकल, तो आप लॉजिक से जाओगे नहीं, आप इसको सॉल्व करोगे डायरेक्टली। यहाँ पे रिंग्स आइडेंटिकल है, 4 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड आइडेंटिकल रिंग्स है, सभी कार्बन है आइडेंटिकल है, तो छोटी रिंग की प्रायोरिटी हैज गॉट मोर प्रायोरिटी, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर। आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली, आपका काम खत्म भाई। अल्टीमेटली आपको प्रायोरिटी, अगर आपने 1 2 लिख लिया तो आपको कुछ नहीं करना। 1 दोनों जीआई सेंटर के अराउंड, जीआई सेंटर के अराउंड, अगर दोनों 1 सेम साइड, Z दोनों 1 अपोजिट साइड, E, इतना तो ही है ना बस। क्या यहाँ तक सही बच्चों को क्लियर है? ठीक है ना? सो लेट्स मूव टू द लास्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दैट इज सिन एंटी नॉमेनक्लेचर। बस छोटा सा है, बहुत इजी है, ध्यान रखना पड़ता है बस, ठीक है ना? सो दिस इज द लास्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बीच में हम सिन एंटी नॉमेनक्लेचर, सिन एंटी नॉमेनक्लेचर हम तब यूज करते हैं जब आपके किसी भी सेंटर के अलाउंग आपको एक लोन पेयर एटलीस्ट मिल जाए, then we use sin anti nomenclature। अब मैं आपसे पूछूंगा, sin anti nomenclature का जब उत्पाद हुआ था, जब साइंटिस्ट लोगों ने इसको nomenclature डिफाइन किया था, जनरली इट वाज डिफाइंड फॉर ऑक्साइम्स, जनरली इट इज डिफाइंड फॉर ऑक्साइम्स। ऑक्साइम्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे एटम्स, ऐसे ग्रुप्स जो C डबल बॉन्डेड एट कंटेन करते हैं, इनके लिए ये ग्रुप्स को, ये sin anti nomenclature को डिफाइन किया गया था।
इसके लिए डेवलप किया था, बिकॉज ऑक्साइम से रिलेटेड बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ पे सिन एंटी नोमेनक्लेचर मतलब शॉर्ट ट्रिक हमने निकाली, फास्ट मोड तरीका निकाल लिया था। ऑक्साइम्स कैसे बनते हैं? जब एल्डिहाइड कीटोन आपके हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करते हैं। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। जब आपके हाइड्रोक्सिल अमीन अमीन ग्रुप से अमोनिया से आपने एक OH ग्रुप लगा दिया, दैट इज कॉल्ड इट हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है ना, आपने अमीन में एक OH ग्रुप लगा जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो वो इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्सिल अमीन। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, एक H2O को मॉलिक्यूल आप टर्मिनेट कर दो, एक H2O को मॉलिक्यूल निकाल दो इस रिएक्शंस पे। अभी रिएक्शन नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड एन OH, RC डबल बॉन्ड एन OH। ठीक है ना, इसको बोलते हैं एल्डोक्साइम, एल्डिहाइड से बना है। इसको बोलते हैं कीटोक्साइम, जो कीटोन से बना है। ठीक है ना, ऐसे ग्रुप्स के लिए जनरली इसका उत्पाद किया था, डेवलपमेंट किया था हमारे साइंटिस्ट लोगों ने। इसको सिन एंटी नोमेनक्लेचर का टेक्निक निकाला था फास्ट मोड में करने के लिए। क्या रूल है, अब देखो रूल क्या है सिन एंटी नोमेनक्लेचर का। रूल ये रहा, इफ द ग्रुप बॉन्डेड टू नाइट्रोजन is on the same side of the lower priority group on carbon, ultimately नाइट्रोजन वो स्पीशीज है जिसके पास क्या है, लोन पेयर है। इफ द ग्रुप बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, यहाँ पे OH ग्रुप है, इफ द ग्रुप बॉन्डेड नाइट्रोजन is on the same side of the lower priority group on carbon, ये जो OH ग्रुप लगा है ये अगर लोअर प्रायोरिटी ग्रुप की सेम साइड है तब उसको हम बोलते हैं सिन, अदरवाइज एंटी। इफ द ग्रुप बॉन्डेड टू, रूल को ऐसे पढ़ लो बेटा, बिकॉज रूल में अगर आप खुद का दिमाग लगाओगे तो हो सकता है आप बोलोगे रूल सर हमको समझ में नहीं आया। रूल को याद रखना है बस। इफ द ग्रुप बॉन्डेड टू नाइट्रोजन विच कंटेन्स अ लोन पेयर, इफ द ग्रुप बॉन्डेड टू नाइट्रोजन विच कंटेन्स अ लोन पेयर, इफ द ग्रुप बॉन्डेड टू नाइट्रोजन इज ऑन द सेम साइड ऑफ द लोअर प्रायोरिटी ग्रुप ऑफ द कार्बन, जहां पे लेट से कार्बन के अलावा कोई और भी ग्रुप लगा है बट उसके लोअर प्रायोरिटी ग्रुप के सेम साइड है, देन इट इज कॉल्ड सिन फॉर्म, अदरवाइज इट इज नोन एज एंटी फॉर्म। चलो ये तो यहाँ पे अब करते हैं सर। यहाँ पे प्रायोरिटी इसकी 1 आएगी, इसकी 2 आएगी। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा, हाइड्रोजन की ज्यादा। सॉरी उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है ना, कार्बन की प्रायोरिटी ज्यादा, हाइड्रोजन की प्रायोरिटी कम। सो इफ द ग्रुप बॉन्डेड टू नाइट्रोजन इज ऑन द सेम साइड ऑफ द लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, यहाँ पे लोअर प्रायोरिटी ग्रुप के अपोजिट साइड है वो, यहाँ पे लोअर प्रायोरिटी ग्रुप के अपोजिट साइड है बेटा, इट इज कॉल्ड एट, ये क्या फॉर्म हो गया, एंटी फॉर्म हो गया। यहाँ पे ग्रुप बॉन्डेड टू नाइट्रोजन इज ऑन द लोअर, इज अपोजिट टू द लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, OH लोअर प्रायोरिटी ग्रुप के अपोजिट है, देन इट इज कॉल्ड एट एंटी फॉर्म। रूल है बेटा, रूल को आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है। यहाँ पे कोई रूल को समझने की कोशिश मत करना, हम अपना दिमाग लगाएंगे नहीं। इफ द ग्रुप बॉन्डेड टू नाइट्रोजन इज ऑन दी, यहाँ पे प्रायोरिटी डालो, इज ऑन दी, सॉरी यार मैं नंबरिंग गलत कर दे रहा हूँ बार ये 1 ये 2, इज ऑन द सेम साइड ऑफ द लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, ये लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है, दोनों सेम साइड है, दैट इज कॉल्ड एट सिन फॉर्म। यहां जाओ, इफ द ग्रुप बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, अब यहाँ पे नाइट्रोजन से ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है आपका, हाइड्रोजन, इज ऑन द सेम साइड ऑफ द, अब यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करो बेटा, यहाँ पे pH है CH3, तो ऑब्वियसली pH का 1 CH3 का 2, इज ऑन द अपोजिट साइड, यहाँ पे अपोजिट साइड है ना, इज ऑन द सेम साइड ऑफ लोअर प्रायोरिटी ग्रुप। यहाँ पे लोअर प्रायोरिटी कौन है बेटा, लोअर प्रायोरिटी कौन है, CH3 है, तो यहाँ पे अपोजिट साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, एंटी फॉर्म। सेम साइड होगा तो उसका सिन फॉर्म। क्लियर है? इफ द ग्रुप bonded to nitrogen is on the same side of the lower priority group, then it is called as syn form, otherwise anti form। तो यहाँ पर opposite side है, that is called anti form। If the group bonded to nitrogen, priority order this is 1, this is 2, is on the opposite side of the lower priority group, then it is called as anti form। If the group bonded to nitrogen, यहाँ पे priority order लिख देता हूँ बेटा, this is 1, sorry, this is 1, this is 2, is on the same side of the lower priority group, then it is called as syn form। If the group bonded to nitrogen is on the same side of the lower priority group, then it is called as syn form, otherwise anti form। सिंपल है बट रूल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, रूल पे गलती हो जाती है हमसे। आपको नाइट्रोजन से जुड़ा ग्रुप है, जो स्पीशीज के पास लोन पेयर है, उससे जुड़ा जो ग्रुप है उसको सामने वाले एलिमेंट के ग्रुप से कंपेयर करना है और उस सामने वाले एलिमेंट के लोअर प्रायोरिटी ग्रुप से कंपेयर करना है। क्लियर है? लोअर प्रायोरिटी हम जनरली कंपेयर करते हैं हायर प्रायोरिटी, यहां पे किससे कंपेयर करें, लोअर प्रायोरिटी। जो स्पीशीज लोन पेयर कंटेन कर रही है उससे जो ग्रुप जुड़ा है
if it's on the same side of the lower priority, same side of lower priority group, then it is called as sin, otherwise anti. थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बेटा, बिकॉज आपको लगेगा सर नाइट्रोजन से यहाँ पे OH ग्रुप है, दूसरा लोन पेयर है। अब मैं कंफ्यूजन बता रहा हूँ क्या होता है। यहाँ से नाइट्रोजन से जुड़ा ग्रुप एक लोन पेयर है, मैंने आपको बोला है कि लोन पेयर इज ऑलवेज गेट द मिनिमम प्रायोरिटी, लोअर पेयर की प्रायोरिटी सबसे कम होती है। तो आप ऐसे सोचोगे तो आप बोलोगे सर लोन पेयर की प्रायोरिटी कितनी है, 2, इसकी प्रायोरिटी है 1, ठीक है ना, इसकी प्रायोरिटी 1 और इसकी प्रायोरिटी 2, बट इसको आप बोल रहे हो सिन फॉर्म, ये प्रायोरिटी 1 है। आप इजेड नॉमेनक्लेचर जाओगे तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एंटीजन, अपोजिट वाला। भाई इसकी प्रायोरिटी आएगी 1, यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी आएगी 1, दोनों ग्रुप्स कैसे हैं, अपोजिट साइड है, देन इट इज कॉल्ड इट्स एंटीजन फॉर्म। चलो इजेड नॉमेनक्लेचर भी कर लेते हैं इसका, इसका इजेड नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसकी प्रायोरिटी 1 और पीएच की प्रायोरिटी 1 सेम साइड है, देयरफॉर इसको हम जेड फॉर्म भी बोलेंगे। इसको बताओ, इसकी प्रायोरिटी 1 OH की, भाई लोन पेयर की प्रायोरिटी 2, और CH3 और ET में ET की प्रायोरिटी, उल्टा बना दी, गलत बना दी क्या मैं, सॉरी 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 सॉरी, ये सॉरी ना, यहाँ पे थोड़ा जल्दी में मिस्टेक है ना। बेसिकली CH3 की प्रायोरिटी 2 है और इसकी प्रायोरिटी 1 है। इफ द ग्रुप बॉन्डेड टू नाइट्रोजन इज ऑन द अपोजिट साइड, सेम साइड ऑफ द लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड सिन फॉर्म। तो इसको हम सिन फॉर्म बोलेंगे, सॉरी, ठीक है। चलो करेक्ट कर लेना बच्चों, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बच्चों। जहाँ जहाँ हम सिन एंटी, जहाँ जहाँ हम सिस ट्रांस यूज करते हैं वहाँ पे हम इजेड नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं, बिकॉज इजेड नॉमेनक्लेचर एक जनरलाइज्ड नॉमेनक्लेचर है। लोन पेयर का प्रायोरिटी सबसे कम होता है, लोन पेयर का एटॉमिक नंबर को 0 कंसिडर रहता है, उसकी प्रायोरिटी सबसे 0 होती है। तो अगर इजेड नॉमेनक्लेचर है तो इसकी प्रायोरिटी 1 और ET की प्रायोरिटी 1 अपोजिट साइड एंड इज एंटी फॉर्म। एंटी फॉर्म मींस इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज बेसिकली माई ई फॉर्म। समझ में आ रहा है क्या। सिमिलरली इसका देखोगे तो यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी 1 और पीएच की प्रायोरिटी 1 दोनों अपोजिट साइड हैं, देयरफॉर ई फॉर्म। क्लियर है। लेकिन जब सिन एंटी यूज करते हैं तो सिन एंटी का रूल क्या है, इफ द ग्रुप बॉन्डेड टू नाइट्रोजन इज ऑन द सेम साइड ऑफ द लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, देन इट इज सिन। तो यहाँ पे तो सेम साइड नहीं, अपोजिट साइड है लोअर प्रायोरिटी के, एल्स एंटी, तो इट इज एंटी। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है मानता हूं, बट इसीलिए मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूं, ठीक है ना। लास्ट इज कि अगर आपके दोनों स्टीरियो सेंटर के पास लोन पेयर है, ये सिंपल केस है, दोनों स्टीरियो सेंटर के पास अगर लोन पेयर है, पहले तो एक ही सेंटर के पास लोन पेयर था तो आप उसके रेस्पेक्ट में डिसाइड कर रहे थे, दोनों सेंटर के पास लोन पेयर है तब तो कोई दिक्कत नहीं। लोन पेयर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड सिन, लोन पेयर ऑन द अपोजिट साइड डबल बॉन्ड ट्रांसफॉर्म। क्लियर है। अब लोन पेयर के रेस्पेक्ट में आप सिस ट्रांस या सिन एंटी बोल सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, सो बोथ द लोन पेयर्स ऑन द सेम साइड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एट सिन फॉर्म, बोथ द लेन पर अपोजिट को बोलेंगे हम एंटी फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। बोथ द सेंटर्स कंटेन लोन पेयर, तो दोनों सेंटर में आप लोन पेयर के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर दो। आप यहाँ पे आओ, दोनों लेन पे सेम साइड सिन फॉर्म, दोनों लेन अपोजिट साइड सॉरी एंटी फॉर्म। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। ये सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता बट अननेसेसरी लंबा हो गया, 37 मिनट से ही खत्म हो गया, ठीक है ना। सो आई थिंक आपको सिन एंटी इजेड नॉमेनक्लेचर क्लियर होगा। इजेड नॉमेनक्लेचर हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, इस क्लास में बस मैं आपको रिंग वाले केसेस क्वेश्चन की कराने चाह रहा था। बाकी हमने डबल बॉन्ड ट्रिपली बॉन्डेड का एक्सपेंशन लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से किया है, उसकी बेहद प्रैक्टिस करिए। जिन बच्चों को इजेड नॉमेनक्लेचर में थोड़ा बहुत भी दिक्कत है, आप प्लीज़ उस लेक्चर को रेफर जरूर करें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी लास्ट लेक्चर फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जहां मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। पहले नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, फिर स्टीरियो सेंटर में आपको 2 फॉर्मूले है, दोनों फॉर्मूले को यूज़ करना सिखाऊंगा, और वहाँ पे कैसे आप चेक करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, चेक करना आपको सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए कंप्लीट हो जाएगा। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल टेक केयर, गुड बाय एंड स्टडी हार्ड। सभी बच्चे बहुत मन लगा के पढ़ाई करो, ये साल आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड के हैं या फिर जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, अगर वो वीडियो देखें तो उनको बताऊँ आप सब लोग, ये आपकी तो लास्ट ऑप्शन है। जो 12th के स्टैंडर्ड बच्चे, आप ड्रॉप का ऑप्शन मत सोचो, एक साल खराब होता है हमारा करियर का, एक साल हम पीछे चले जाते हैं लोगों से। कोशिश करो कि इसी साल हम अच्छे से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज या हमारा स्कूल के बोर्ड्स में हम बहुत अच्छा स्कोर कर लें, ठीक है ना। हमको दोबारा कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होती है, एंड दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये साल आपका करियर डिसाइड करता है, आगे जाके आप किस स्ट्रीम में कैसा काम करना चाहते हो, कितना पैसा कमाना चाहते हो, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद के स्टार्टअप्स, खुद की कंपनी खोलना चाहते हो बेटा, तो यू हैव टू एंटर इनटू IITs, बिकॉज दे गिव यू द एक्सपोजर, वहाँ पे सर्कल, वहाँ का फ्रेंड्स ऐसा बनता है। बहुत पैसा कमाना चाहते हो, सो यू हैव टू टारगेट द गुड IITs एंड गुड NITs, करना पड़ेगा। अगर आपको डिग्री लेके नौकरी करनी है
तो आप फिर और भी कॉलेज हमारे इंडिया के हैं कि बेसिक NIT इस प्राइवेट कॉलेज में आप जा सकते हो, बट आपको लगता है हाँ समय को नौकरी मिल जाएगी 6-7 लाख की, मैंने 50-60 हज़ार आएगा, मैं अच्छे से जी लूँगा, तो थोड़ा बहुत आप सोचो कि चल ठीक है हमको IIT हमको NIT टारगेट नहीं करना, हम कैसे थे इंजीनियरिंग। और कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया में इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं बच्चों कि जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको ना आपकी प्लेसमेंट होगी ना आपकी डिग्री का कोई वैल्यू, कुछ वो रहेगा, ऑथेंटिसिटी रहेगा, ऑथेंटिसिटी नहीं बोलूँगा, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कहीं पे जाओगे, ऑफ कैंपस अप्लाई करोगे तो हो सकता है सामने वाला बताए कहाँ से इंजीनियरिंग कर रखा है भाई, कुछ काम का नहीं, ले दे के पास हुआ है, मतलब वो समझ जाएगा सामने वाला गधा नहीं है, उसको पता है विच आर द इंडिया टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस। प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, एक एक मिनट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ स्टडी हार्ड। सी यू टुमारो नेक्स्ट क्लास विद ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, इस फार्मूला के जो थोड़े बहुत ग्लिच हैं वो भी आपको बताऊंगा कि ये फार्मूला कब वैलिड नहीं है, वो ग्लिचेस भी आपको मैं कवर करूंगा। एंड देन विल स्टार्ट विद ऑप्टिकल आइसोमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, ठीक है ना। सी इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अगर बच्चों आपको वीडियो मजा आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है। चलो बाय बाय। एंड यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, टू गेट द नोट्स, टू गेट अपडेटेड फ्रॉम द लेक्चर्स, और आपकी कोई भी क्वेरीज है मैं वहाँ पे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।